मुझे एक ऐसे जीवन साथी की तलाश है जो मेरे इस चारित्रिक रूप को, जो मैंने ये मंदिर बनाना निर्माण आरंभ किया है, इसका जो शिखर है उस पर कलसा चढ़वा दे, जिसको हम बोलते हैं मृत्यु महोत्सव। समझ में आ रहा है? दिगंबर मुनिराज दीक्षा लेते ही एक ऐसे जीवन साथी की तलाश शुरू कर देते हैं जो अंत समय में उनके अंतिम लक्ष्य तक उन्हें पहुंचा दे। और अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मुक्ति तो इस भाव में है नहीं, तो अंतिम लक्ष्य ये है, यदि मैंने अपने जीवन को, अपने इस निर्माणाधीन मंदिर को पूर्ण बना लिया और अंत तक कलशारोहण करना मात्र शेष है, वो है मृत्यु महोत्सव, मतलब संलेखना पूर्वक समाधि मरण पंचम काल में। तो उसके लिए एक ऐसे निर्यापक की आवश्यकता होती है। दीक्षा लेते ही वो एक साधु एक ऐसे जीवन साथी की तलाश शुरू कर देता है जो जीवन के अंतिम क्षणों में उसको निर्यापक का रूप लेकर, मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व का रूप लेकर कि जो उनके जीवन को अंतिम स्टेज तक पहुंचा दे, हर सुख दुख में वहां पर उनको संभालते हुए और अंत में उन्हें समाधि तक पहुंचाकर अपने इस मंदिर के कलश को स्थापित कर दे। इस पंचम काल में इससे ज़्यादा आगे और कुछ नहीं है। वो जीवन साथी की शुरुआत हम लोगों दीक्षा लेते ही करना शुरू कर देते हैं। गुरुदेव ने अभी शुरू कर दी है, कर दी होगी, बताया नहीं, ये अलग बात है। सारे महाराज, उनका अंतिम लक्ष्य वही होता है, वो है जीवन साथी। हमने अभी आपसे कहा पूरक बनो। पूरक बनो का अर्थ जीवन साथी ढूंढना है। पूरक बनो का अर्थ केवल इतना नहीं। मैं इतना पूछना चाहता हूं, आपके घरों में आपका कोई ऐसा साथी है जो आपको भले जीवन के अंतिम क्षणों तक संलेखना तक ना पहुंचा पाए, कम से कम जीवन को सुखद रूप से जिलाने में सहायक हो? बड़ा दुख होता है। एक समय था जब घर में सारे के सारे सदस्य शाम को एकत्रित होते थे और आपस में बैठकर एक दूसरे को चुटकुले सुनाया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे और सुख दुख की बातें किया करते थे शाम को। धीरे धीरे जमाना बदला तो टीवी आ गई, लेकिन वो टीवी अभी ब्लैक एंड वाइट ही थी और उस पर केवल एक चैनल चलता था, दूरदर्शन। दूरदर्शन समझते हो? दूर से जिसके दर्शन होते हैं। अब कितना अंतर आ गया, इतना अंतर आ गया कि अब सारे के सारे लोग साथ में तो बैठते हैं लेकिन आपस में बातें ना करके वो जो दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है उसको सुनते हैं। तो कमी तो बहुत आ गई, लेकिन फिर भी इतना ठीक था कि कम से कम साथ में तो बैठते थे, इतना तो था। फिर जमाना और बदला, ब्लैक एंड व्हाइट ने रंगीन कलर्ड का रूप ले लिया और फिर थोड़ा जमाना और बदला तो चैनल्स कई सारे आने लगे। अब समस्या ये हो गई कि घर के लोग जो साथ में बैठकर पहले चुटकुले कहानियां किया करते थे, धीरे धीरे वो एक साथ बैठकर एक टीवी को देखने लगे, लेकिन चैनल इतने सारे आने लगे कि अब सबकी अपनी अपनी चॉइस है। दादाजी कहते हैं मुझे तो न्यूज़ चैनल देखना है, मुझे न्यूज़ पसंद है। बहू कहती है मुझे तो अनुपमा देखना है। और बच्चा कहता है मैं तो तारक मेहता का चश्मा देखूंगा। और पिता कहते हैं मुझे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच लाइव आ रहा है, वो देखना है। और माँ कहती है सास भी कभी बहू थी, अच्छा सीरियल है। अब क्या होगा? अब वो जो साथ में बैठते थे, जिन्हों के यहाँ पैसों की कमी नहीं है, जो चीज़ चाहिए मुंह से बोलो शाम को घर में, अब सबके अपने अपने रूम हैं, सबकी अपने अपने टेलीविज़न सेट हैं, LCD आदि, और कलर्ड भी हैं, तो आंखें भी खराब हो रही हैं और जीवन तो खराब हो ही रहा है। सब अपने अपने मनपसंद प्रोग्राम्स देख रहे हैं, कोई किसी का पूरक नहीं बन रहा है। अब मुझे ये बताओ, एक जमाना था जब मुख से कहना नहीं पड़ता था कि मेरा सिर दर्द कर रहा है बेटा तुम थोड़ा दबा दो। वो माँ की भाव भंगिमा से समझ जाता था बेटा कि आज माँ का सिर दर्द कर रहा है। एक जमाना था जब पति अपनी पत्नी से पूछता नहीं था, उसके चेहरे की भाव भंगिमा से पता चल जाता था कि इसको आज कुछ वीकनेस लग रही है, उसका उपचार करता था। आज माँ बेटे से बोलती है बेटा मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो बेटा बोलता है माँ मेरा सीरियल आ रहा है अभी, आप दीदी से बोल दो वो दबा देंगी। ये पूरक बनना है क्या?
ये साथी है क्या? इसको हम जीवन साथी तो नहीं कह पाएंगे बंधु। हमें पूरक बनना है, जीवन साथी की तलाश करनी है। जिसे आपने जीवन साथी बनाया है, कहीं वह शब्दों का जीवन साथी तो नहीं है। महाराज जी, शब्दों से क्या मतलब? एक बहुत अच्छी पंक्ति मैंने पढ़ी थी, शब्द से याद आ गई। शब्द भावों के, शब्दों में ताकत नहीं होती, शब्दों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति होती है। नहीं तो वेलकम तो पायदान पर भी लिखा रहता है। क्या कहा? हमने आपसे कहा वेलकम, आपने शब्दों से तो कह दिया, लेकिन भावों से नहीं कहा। तो भावों से नहीं कहा तो उस शब्द का कोई मूल्य नहीं। क्यों? क्योंकि वेलकम तो पायदान पर भी लिखा रहता है, अलग से शब्द कहने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मैं एक जीवन साथी की तलाश में हूं, ऐसा जीवन साथी जो मेरे लक्ष्य तक मुझे पहुंचा दे। आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, भले आपको अपने लक्ष्य तक कोई जीवन साथी आपका ना पहुंचा पाए, लेकिन कम से कम जीवन भर वो साथ तो निभाए। जीवन में जब आपको कहीं दुख दर्द हो, वहां तो आपकी साथी बने वो। ऐसा जीवन साथी भी अगर आपने ढूंढ लिया तो परंपरा से मुक्ति आपको मिल सकती है, मिलेगी, मिले, ऐसी हमारी भावना है। जब हमने आपसे ये कहा कि हम मृत्यु को महोत्सव बनाना चाहते हैं, तो गुरुजी से किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी हमारे देश में तो आजकल लोग जन्मदिन मनाते हैं, मृत्यु महोत्सव तो कोई नहीं मनाता, ये तो केवल आप साधुओं का काम है। तो आचार्य बोले, जन्म दिवस मनाना तो पाश्चात्य संस्कृति है। कोई ने व्यक्ति ने जाकर पूछा, आचार्य जी हम चाहते हैं आप हमें आशीर्वाद दे दें, आज हमारा जन्मदिन है। आचार्य बोले, कैसे मनाओगे? आचार्य जी वो जैसे मनाते हैं, कैंडल जलाई और उनको फूंक दिया, मन गया जन्मदिन। ऐसा नहीं। आचार्य बोले, जन्मदिन मनाना तो वो है जब हम मंदिर में भगवान के सामने जाएं और आंखों में आंसू बहाएं और उनसे कहें, भगवान हमने अपने जीवन के 20 बरस, अनमोल जीवन के 20 बरस खो दिए। इसको बोलेंगे, आचार्य बोले, जन्मदिन मनाना। इसको जन्मदिन मनाना नहीं कहते कि आपने कैंडल जलाई, फूंक दिया, मन गया जन्मदिन। आप वियर बार में गए, वहां पर ड्रिंकिंग की, उल्टा सीधा खाया पिया, होटल में गए, ये मन गया जन्मदिन। इसको जन्मदिन मनाना नहीं। आपने अपने जन्म को अभी समझा नहीं। अरे मनाना है तो कुछ ऐसा करो कि जन्म कल्याणक मनाया जाए। जन्मदिन मनाना क्या मनाना? आचार्य जी बोले, वर्ष गांठ जिसको बोलते हैं, अपनी गांठ से एक वर्ष खो दिया और हम वर्ष गांठ मना रहे हैं। हमने अपने जितने हमारे साल थे उसमें से एक साल को गिरा दिया और साल गिरह मना रहे हैं। 75 वर्ष के दादाजी जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, उन कैंडल्स को फूंकते हैं तो हंसी आती है, उनके बाल काले हैं। 40 वर्ष का मैं अपने आप को बूढ़ा समझता हूं और 75 वर्ष के दादाजी जन्मदिन मनाते मनाते अपने बालों को काला करके दांतों में दंत पंक्तियां नई लगवा कर कहते हैं, अभी तो मैं जवान हूं। ये स्थिति पाश्चात्य संस्कृति की द्योतक है। भारतीय संस्कृति में ये सब नहीं चलता। हम आपसे ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे इस बारे में।